वंस अगेन वेलकम बैक टू फार्मा कंसेप्ट। देखिए, आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज थर्ड। यानी कि इससे पहले हमने दो सीरीज और बना रखे हैं, दो पार्ट और बना रखे हैं, जिसके अंदर इम्पोर्टेंट फार्मा में आने वाले एमसीक्यूज को हमने डिस्कस कर रखा है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद में उसको भी जरूर देखें। अगर आप फार्मासिस्ट एग्जाम, जीपेट एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम या फिर फार्मा असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसको पूरा देखिएगा। अगर आप इनकी तैयारी भी कर रहे हैं और इनकी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज जिसमें मॉक टेस्ट भी है, 3000 से ज्यादा एमसीक्यूज भी है, या फिर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करके देखना चाहते हैं तो आप फार्मा कंसेप्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से और वहां पे अपनी तैयारी और भी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज का टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज थर्ड, जिसमें हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडियन साइलियम इज कॉमन नेम फॉर। आपको बताना है कि इंडियन साइलियम किसका कॉमन नेम है। ऑप्शन ए है अगार, ऑप्शन बी है इसबगोल, ऑप्शन सी है एल्जीनिक एसिड एंड ऑप्शन डी है केराजिनेन। आपको बताना है कि इनमें से इंडियन साइलियम किसे कहा जाता है। देखिए, अगर हम इंडियन साइलियम की बात करें तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इसबगोल। देखिए, इसबगोल से रिलेटेड काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस एक क्वेश्चन के साथ में इसबगोल से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन साइलियम इज कॉमन नेम फॉर इसबगोल, और इसबगोल कौन से प्लांट से निकलता है, कौन से प्लांट से ऑब्टेन होता है, उसका नाम है प्लांटेगो लेंसियोलाटा या फिर प्लांटेगो ओवेटा। प्लांटेगो लेंसियोलाटा इज सोर्स ऑफ इसबगोल, है ना। इससे इसबगोल के अंदर म्यूसिलेज प्रेजेंट रहता है और उसी म्यूसिलेज के कारण इसकी एक्टिविटी रहती है ना। तो म्यूसिलेज इज प्रेजेंट इन इसबगोल विच प्रोड्यूस पिंक कलर विद रुदेनियम रेड। ये कई बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एक ड्रग है जो रुदेनियम रेड के साथ में पिंक कलर देती है। तो उसका आंसर रहेगा आपका म्यूसिलेज कंटेनिंग ड्रग इसबगोल। और ये इसबगोल में म्यूसिलेज की वजह से पिंक कलर इसका आता है। देखिए, म्यूसिलेज ओरिजिनल है या नहीं है, या फिर उसमें कोई भी एडल्ट्रेशन तो नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसबगोल का जो सीड होता है उसको स्वेलिंग फैक्टर मेजर करते हैं। क्या करते हैं, स्वेलिंग फैक्टर। यानी कि उसको अगर हम पानी में डालेंगे तो पानी में डालने के बाद में वो स्वेल हो जाता है, उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो स्वेलिंग फैक्टर ऑफ इसबगोल इज 10 to 14। कितना बढ़ेगा, 10 to 14 टाइम्स बढ़ेगा। अगर मान लो एक मीजरिंग सिलेंडर लेंगे, उसमें कुछ अपन 2 ml तक या 5 ml तक इसबगोल के सीड डाल देंगे, फिर उसके अंदर वाटर डालेंगे तो उसका वॉल्यूम 10 to 14 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, वो इसबगोल एकदम ओरिजिनल है। अगर उसके अंदर कुछ एडल्ट्रेशन मिला रखा है या फिर कोई एडल्ट्रेंट है तो वहां पे उसका स्वेलिंग फैक्टर मात्र 5 तक ही रहेगा। तो इससे अपन एडल्ट्रेंट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, इसबगोल कहाँ काम आता है, इट इज यूज्ड एज बल्क लग्जेटिव। कई बार ये भी पूछा गया है। एक स्वेलिंग फैक्टर से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछा गया है, इसका स्वेलिंग फैक्टर 10 to 14 होता है, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और ये बल्क लग्जेटिव की तरह काम करता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो रखा है तो ये क्या करेगा, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करेगा, कब्ज को खत्म करेगा। तो यहाँ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। तो स्कर्वी डिजीज अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। आपको बताना है कि इनमें से स्कर्वी डिजीज कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है। देखिए, एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सभी को आता होगा। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप चाहे तो। ऑप्शन है विटामिन B12, ऑप्शन बी है फोलिक एसिड, ऑप्शन सी विटामिन B6 एंड ऑप्शन डी है एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए, यहाँ तक हमें क्वेश्चन आता है, बाकी इसको हमें पूरा अच्छे से देखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो पूरा कैसे देखेंगे, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अपन पूरा कंप्लीट। ये एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता है, ये तो आंसर हो गया। अब कौन कौन सा विटामिन है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसमें कौन कौन सी रिंग सिस्टम प्रेजेंट रहती है, उनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज होती है, ये सब कुछ अपन एक स्लाइड में देखने वाले हैं। देखिए, जैसे कि विटामिन B1, B1 को बोलते हैं थायामीन। क्या बोलते हैं, थायामीन। और इसके अंदर थायाजोल और पिरीमिडीन रिंग प्रेजेंट रहती है। देखिए, कई बार ये भी पूछा गया है कि थायामीन के अंदर कौन सी रिंग प्रेजेंट रहती है, या विटामिन B1 में कौन सी रिंग प्रेजेंट रहती है, तो वो रहती है थायाजोल एंड पिरीमिडीन रिंग। और इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है दैट इज कॉल्ड बेरी बेरी। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी डिजीज होती है। ऐसे ही विटामिन B2
जिसे हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन, ठीक है। इसके अंदर आइसो एलोक्साजिन रिंग प्रेजेंट रहती है और इसकी डेफिशिएंसी से कॉर्नियल ओपेसिटी या फिर माउथ के अंदर अल्सर होना ये हो सकता है। विटामिन B3 जिसे हम नियासिन भी कहते हैं, ठीक है। पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें पाया जाता है और इसकी डेफिशिएंसी से पेलेग्रा डिजीज होती है। कई बार पूछा गया है कि इनमें से पेलेग्रा डिजीज कौन सी किसकी डेफिशिएंसी से होती है, तो नियासिन की वजह से होती है। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति काफी समय से मेज यानी मक्का खा रहा है तो उसमें नियासिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, उस व्यक्ति को पेलेग्रा डिजीज होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट है विटामिन B5 जिसे हम पेंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन B6 जिसे हम पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं और इसके अंदर पायरिडीन रिंग पाई जाती है। आपने ये देखा होगा पिछले जो हमारा टेस्ट सीरीज का MCQ सीरीज का पार्ट 2 था, उसमें हमने बताया था कि एक ड्रग है, कौन सी ड्रग है जिसके साथ में पायरिडॉक्सिन दिया जाता है, जल्दी से बताइएगा। चलिए मैं हिंट देता हूँ, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का नाम बताया था मैंने, आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड के साथ में पायरिडॉक्सिन दिया जाता है क्योंकि आइसोनियाजिड हमारी बॉडी में विटामिन B6 की एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें साथ में पायरिडॉक्सिन दिया जाता है जो जिसकी कमी से पेरिफेरल न्यूरोपैथी और माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, ठीक है ना। तो पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, और उसी पेरिफेरल न्यूरोपैथी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, आइसोनियाजिड के साथ में विटामिन B6 यानी कि पायरिडॉक्सिन देते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B7 जिसको हम बायोटिन भी कहते हैं। विटामिन B9 जिसे हम फोलिक एसिड या फिर टेरिडिन रिंग इसमें प्रेजेंट रहती है और इसकी डेफिशिएंसी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। देखिए फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। और विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, इसके अंदर कोरिन रिंग रहती है और कोरिन रिंग के साथ में कॉपर नाम का एक मेटल है, कॉपर, ये इसके अंदर कोरिन रिंग में प्रेजेंट रहता है, साइनोकोबालामिन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन से विटामिन के अंदर कॉपर प्रेजेंट रहता है या फिर विटामिन B12 के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट रहता है, तो कॉपर, ठीक है ना। साइनोकोबालामिन इसका साइंटिफिक नेम है, कोरिन रिंग इसमें पाई जाती है और इसकी डेफिशिएंसी से भी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। एंड लास्ट विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका जो कि हेक्सोस शुगर के सिमिलर होता है, इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया वो पूरा किसके बारे में डिस्कस किया, वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन B एंड विटामिन C, ये दोनों ही पानी में घुलने वाले हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन B एंड C। और वाटर इनसोल्यूबल में कौन से आते हैं, A, D, E और K। ये चारों विटामिन आपके क्या है, वाटर इनसोल्यूबल, ठीक है। और विटामिन B एंड C क्या है, वाटर सोल्यूबल। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में भी पता चल गया, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। चलिए आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर आप फार्मासिस्ट एग्जाम, GPET एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम या फिर राजस्थान फार्मा असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत जाइए फार्मा कंसेप्ट ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर पे और वहां पे हमारे बेस से जुड़ जाइएगा, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, इंपोर्टेंट MCQs और वीकली टेस्ट, मॉक टेस्ट, जिसमें आपकी रैंक के बारे में आपको पता चलेगा, आपके साथ सभी साथियों के साथ में वो सब कुछ पता चलने वाला है। तो उसको आज ही ज्वाइन कीजिएगा, उस पर 40% मिनिमम डिस्काउंट ऑफर चल रहा है अभी, है ना, तो उस पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लाइसेंस फॉर द रिटेल सेल ऑफ शेड्यूल C एंड C1 ड्रग इज गिवन इन द फॉर्म। अगर मान लो हमें रिटेल सेल करनी है शेड्यूल C और C1 ड्रग की, रिटेल सेल किसकी करनी है, शेड्यूल C और C1 ड्रग की, तो इसके लिए लाइसेंस इस फॉर्म में दिया जाता है। ऑप्शन है 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20 एंड ऑप्शन डी है 21। तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, इसके बारे में हम कंप्लीट देख लेते हैं, कौन कौन से फॉर्म है, क्या क्या लाइसेंस है, किसमें क्या मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी 21। अब यहाँ पे लाइसेंसेस देख लेते हैं अलग अलग शेड्यूल ड्रग के। देखिए सबसे पहला आप याद करने का तरीका देख लीजिएगा, सबसे पहले आप लिखिएगा अदर देन C, C1 एंड X। पहले कॉलम में हमेशा ये रखिएगा अदर देन C, C1 एंड X, जिसमें C, C1 और X इंक्लूड नहीं है। दूसरे में लिखिएगा आप C, C1 एक्सक्लूडिंग X, यानी खाली C और C1 है और X इंक्लूड नहीं है। तीसरे कॉलम में रखिएगा ओनली X एंड चौथे कॉलम में लिखिएगा C, C1 और X, यानी तीनों ही शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन कैसे लगाते हैं, अगर इनके लिए लगाएंगे तो
अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए एप्लीकेशन लगानी है तो कौन सा फॉर्म फिलअप करना है? देन C1 एंड एक्स के लिए 4 नंबर फॉर्म, C1 एक्सक्लूडिंग एक्स के लिए 27, एक्स के लिए 24F एंड C1 एंड एक्स के लिए 27B। यानी याद करने का तरीका 24 27 24 27 और पीछे लिख दीजिएगा फेसबुक। फेसबुक होती है ना जिसको आप देखते हो, सोशल मीडिया, है ना, तो उस फेसबुक पे आप देख रहे हो तो 24 27 24 फेस 27 बुक, तो 24 27 24 27 इस तरीके से हो जाएगा और फेसबुक हो जाएगा। अब देखिए जब कभी भी इसका मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस इश्यू होता है तो इनमें से सभी में एक नंबर ऐड कर दीजिएगा, यानी +1 कर दीजिएगा। अदर देन C1 एंड एक्स के लिए 25 हो जाएगा, C1 एक्सक्लूडिंग एक्स के लिए यहाँ से 27 था तो यहाँ 28 हो जाएगा, यहाँ 24F था तो यहाँ पे 25F हो जाएगा एक्स के लिए, और तीनों को मिला के यानी C1 और एक्स के लिए 27B यहाँ पे था, यहाँ पे 28 भी हो जाएगा। ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस किसमें इशू होता है। अब ये तो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की बात होगी दोनों, ठीक है। अब होलसेल की बात करें तो होलसेल क्या है, 20B 21B एंड 20G। तो 20 21 20, देखिए 20 21 20 को याद रखिएगा। और होलसेल का मतलब यानी जो करता धरता है, हम कहते हैं ना मेरे जैसे परिवार के अंदर होलसेल काम यही करते हैं ना। तो देखिए बीबीजी होते हैं ना, वो आपके घर में होलसेल वर्क करते हैं, यानी उनका कहना ये सब परिवार वाले मानते हैं देखकर, ठीक है ना। तो 20 21 20 इसको याद कर सकते हैं, याद करने का मैंने तरीका बताया आपको, है ना। 20B 21B और 20G, ये हो गया आपका होलसेल के लिए लाइसेंस के लिए फॉर्म अप्लाई करने का। और रिटेल में हो गया 20 21 और 20F, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस में दो ही आते हैं, 21A और 20A। तो इस तरीके से आप इनको लर्न कर सकते हैं, इस तरीके से आपके सारे फॉर्म आसानी से लर्न हो जाएंगे। चलिए एक दो बार आप इसको ट्राई करेंगे तो ये सारे आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे, आप कभी भी इनको नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ए कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए इज, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक कोएंजाइम ए का कंपोनेंट है। ऑप्शन ए है इनोसिन, ऑप्शन बी है थायामीन, ऑप्शन सी है पेंटोथेनिक एसिड एंड ऑप्शन डी है पायरोडॉक्सिन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक कोएंजाइम ए का कंपोनेंट है। यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि पेंटोथेनिक एसिड। देखिए मैं अलग अलग कोएंजाइम और उनके कंपोनेंट के बारे में बता देता हूँ, कौन सा किस विटामिन से डिराइव होता है, इन सब के बारे में अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं इस क्वेश्चन के साथ में। जैसे सबसे पहला आपका हो गया थायामीन पायरोफॉस्फेट कोएंजाइम। ये आपका थायामीन जो है विटामिन B1 है उससे डिराइव होता है। इसका ये क्या करता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप को ट्रांसफर करता है थायामीन पायरोफॉस्फेट, और ये कौन से एंजाइम में पाया जाता है, ट्रांसकीटोलेज एंजाइम में पाया जाता है। ऐसे ही FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, इसके अंदर राइबोफ्लेविन से ये डिराइव है, विटामिन B12 से B2 से डिराइव है। ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में काम आता है, ये L अमीनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम के अंदर है। ऐसे ही FAD फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये भी राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2 से डिराइव है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में काम आता है, डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है NAD यानी कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड एंड DPN यानी डाई फोस्फोपिरिडीन न्यूक्लियोटाइड, ये आपका नियासिन यानी विटामिन B3 से डिराइव्ड है, और ये आपका हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में काम आता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम में ये प्रेजेंट है, ये वर्क होता है। नेक्स्ट है पायरिडोक्सिल फोस्फेट, ये पायरिडोक्सिन विटामिन यानी B6 से डिराइव है, अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करने में काम आता है, एलेनिन ट्रांस अमीनेज एंजाइम के अंदर प्रेजेंट है। बायोटिन, बायोटिन विटामिन B7 जिसे हम विटामिन H भी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को ट्रांसफर करने में काम आ रहा है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम का एग्जांपल इसका। कोएंजाइम ए पेंटोथेनिक एसिड यानी विटामिन B5 से डिराइव होता है। पेंटोथेनिक एसिड का मतलब विटामिन B5, 5 का मतलब पेंटो, है ना, इसी से याद हो जाएगा आपको। एसाइल ग्रुप को ट्रांसफर करने में काम आता है, थायोकाइनेज एंजाइम इसका एग्जांपल है। टेट्राहाइड्रोफोलेट फोलिक एसिड में 1 कार्बन यूनिट को ट्रांसफर करता है। ये भी कई बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक कोएंजाइम 1 कार्बन यूनिट को ट्रांसफर करने में काम आता है, तो THF टेट्राहाइड्रोफोलेट आता है। चलिए यहाँ से काफी कुछ आपके कंसेप्ट है क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मिनरल साल्ट इज, आपको बताना है कि इनमें से मिनरल साल्ट क्या है। ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी है सोडियम फोस्फेट, ऑप्शन सी सोडियम मेटाफोस्फेट एंड ऑप्शन डी है सोडियम सैलिसिलेट। आपको बताना है कि मिनरल साल्ट क्या है, कहाँ काम आता है मिनरल साल्ट।
तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि सोडियम मेटाफॉस्फेट। देखिए, सोडियम मेटाफॉस्फेट का फॉर्मूला होता है Na-PO3 का होल एन, फिर वापस NOPO3 OH का होल ट्वाइस, जहाँ पे n आपका क्या है, n इज ग्रेटर देन 2000, 2000 से भी ज्यादा अगर n की वैल्यू है तो उसको हम बोलते हैं सोडियम मेटाफॉस्फेट, है ना। अब ये सोडियम मेटाफॉस्फेट काम कहाँ आता है, ये एक प्रकार का इंग्रेडिएंट होता है डेंटिफ्राइसिस के अंदर। आपने देखिए केमिस्ट्री पढ़ी होगी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट, वहां पे देखे होंगे डेंटिफ्राइसिस, जो टीथ में काम आते हैं, टीथ प्रिपरेशन में काम आते हैं, ठीक है ना। अगर आपने नहीं देखा है, आप उसकी क्लासेस देखना चाहते हैं तो फार्मा कंसेप्ट ऐप गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कर दीजिएगा, और वहां पे जाके हमारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। तो देखिए, इट इज एन इंग्रेडिएंट इन डेंटिफ्राइसिस, जो कि आपका क्लीनिंग पॉलिशिंग एजेंट के रूप में काम आता है, साथ ही साथ एब्रेसिव डिटर्जेंट के रूप में भी काम आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम ऑफ सेल इज आल्सो नोन एज। आपको ये बताना है कि सेल के अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है सुसाइडल सेक, ऑप्शन बी है पावर हाउस, ऑप्शन सी है प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री, एंड ऑप्शन डी है स्टोरेज साइट। राइबोसोम ऑफ सेल क्या कहलाता है, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री। प्रोटीन सिंथेसिस, सेल के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री है वो आपकी राइबोसोम है, यानी जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, राइबोसोम के अंदर। अब देख लीजिए और भी कुछ सेल ऑर्गेनल और उनके निक नेम क्या है वो देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। ऐसे ही लाइसोसोम, लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल सेक, यानी कि सुसाइड करने वाली थैली, है ना। क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं खूब सारे, लाइसोसोम के अंदर खूब सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि अनवांटेड मटेरियल को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये सुसाइडल सेक की तरह काम करता है, कई बार तो ये सेल को ही डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री कहलाता है, गोल्गी अपैरेटस कहलाता है आपका स्टोरेज साइट ऑफ सेल। गोल्गी अपैरेटस इज कॉल्ड स्टोरेज साइट ऑफ सेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया इज कॉज्ड बाय। आपको ये बताना है कि इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा कॉमनली मलेरिया होने वाला है वो कौन से प्रोटोजोआ से होता है। देखिए ये प्रोटोजोआ है, ये भी पूछा गया है कई बार, प्रोटोजोआ से प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये 4 ऑप्शन है। प्लाज्मोडियम इज ए प्रोटोजोआ। क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सा एक प्रोटोजोआ है, तो प्लाज्मोडियम आपका आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो प्लाज्मोडियम इज ए प्रोटोजोआ, और इनमें से कौन सा प्लाज्मोडियम है जिसकी वजह से इंडिया में सबसे ज्यादा मलेरिया होता है। इनमें से कौन सा एक प्लाज्मोडियम है जिससे इंडिया में सबसे ज्यादा मलेरिया होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। क्या रहेगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। देखिए कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और जो एक ब्रेन के अंदर मलेरिया होता है, आपको मालूम हो तो, ब्रेन के अंदर होने वाला सबसे डेडली, सबसे खतरनाक, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने और भी चीजें बताई है। चलिए ये बताइएगा, बनाना शेप्ड, शेप्ड क्या है, गैमेट्स कौन से प्लाज्मोडियम में पाए जाते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। बनाना शेप्ड गैमेट्स कौन से प्लाज्मोडियम स्पीसीज के अंदर पाए जाते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताना है। चलिए अगर आपको आ रहा है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखाएं, जरूर बताएं, ठीक है। गूगल नहीं करें, आराम से अगर आ रहा है तो ही आप इसका आंसर बताएं। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम। इसको अपन, इसकी वजह से जो मलेरिया होता है दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल मलेरिया, जो मोस्ट डेडली मलेरिया है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिसकी वजह से बेनिंगन टर्सियन मलेरिया होता है, जो सबसे कॉमन है इंडिया के अंदर। प्लाज्मोडियम मलेरियाई, इससे क्वार्टन मलेरिया होता है। एंड प्लाज्मोडियम ओवेल, इससे टर्सियन मलेरिया होता है, ठीक है ना। तो इन चारों को आप याद रख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फेल्सिफेरम करता है ट्रॉपिकल, वाइवेक्स करता है बेनिंगन, टर्सियन जो सबसे कॉमन है, मलेरिया करता है क्वार्टन, एंड ओवेल करता है टर्सियन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। बनाना शेप्ड गैमेट्स कौन से प्लाज्मोडियम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, विच एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज इंप्लीमेंटेड
फ्रॉम 1 जुलाई 2022। आपको बताना है कि इनमें से इंडियन फार्माकोपिया का कौन सा एडिशन 1 जुलाई 2022 से आया है। चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8 एंड ऑप्शन डी है 9। तो आपको जल्दी से बताना है कि इनमें से इंडियन फार्माकोपिया का कौन सा एडिशन 1 जुलाई 2022 से इंप्लीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कि 9th। देखिए 9th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जुलाई 2022। एक बार सभी एडिशंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन सा एडिशन कब आया कब नहीं आया। अगर हम बात करें फर्स्ट एडिशन के बारे में तो देखिए फर्स्ट एडिशन आया वो आपका 1955 में आया, उसका सप्लीमेंट 1960 के अंदर आया था। सेकेंड एडिशन 1966 में आया, उसका सप्लीमेंट 1975 में आया था। थर्ड एडिशन सीधा 1985 में आया, यानी इतने धीरे धीरे बना था शुरुआत में, है ना। उसके फर्स्ट एडिशन आया, फर्स्ट एडेंडम आया 1989 में, सेकेंड एडेंडम आया 1991 में, फिर फोर्थ एडिशन आया 1996 में, या इसका फर्स्ट एडेंडम 2000 और सेकेंड एडेंडम 2002 में आया। फिफ्थ एडिशन आ गया था आपका 2007 में। पांचवा एडिशन कब आया था? 2007 में। उसके बाद तो धड़ाधड़ आते गए भैया। सिक्स एडिशन 2010 में आ गया, सेवंथ एडिशन 2014 में आ गया, एट्थ एडिशन 2018 में आ गया, और 1 जुलाई 2022 से नौवा एडिशन इंप्लीमेंट भी हो गया। तो 1 जुलाई 2022 से आपका 9th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया मार्केट में आ चुका था। ये इंडियन फार्माकोपिया कौन रिलीज करता है भैया? इंडियन फार्माकोपिया का इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी रिलीज करता है। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा आईपीसी कहाँ है? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का हेड क्वार्टर कहाँ है? यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो जल्दी से बताइएगा आईपीसी का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली के आसपास? कहाँ पे? नोएडा? नहीं 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 नहीं, गुड़गांव। कहाँ है? गुड़गांव के अंदर है, गुड़गांव के अंदर ही। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? जल्दी से बताइएगा, बताइए बताइए जल्दी बताइएगा भैया। गाजियाबाद। कहाँ पे है ये? गाजियाबाद के अंदर है, गुड़गांव के अंदर नहीं है, नोएडा के अंदर नहीं है, गाजियाबाद में है आपका इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का हेड ऑफिस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। द फेल्यूर ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज सीन विथ। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी दवा लेने के कारण अगर साथ में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लिया जाए, जैसे माला डी वगैरह टेबलेट लेते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ में इनमें से कौन सी एक दवा लें तो वहां पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का असर नहीं होगा, फेलियर हो जाएगी उसकी थेरेपी। ऑप्शन ए आइसोनियाजिड, ऑप्शन बी इथाम्ब्यूटोल, ऑप्शन सी है पायराजिनामाइड और ऑप्शन डी है रिफाम्पिसिन। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा और कारण भी बताइएगा। यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी यानी कि रिफाम्पिसिन। देखिए रिफाम्पिसिन की बात करें तो यहाँ पे एक चीज आती है एंजाइम इंड्यूसर। एंजाइम इंड्यूसर कौन कौन सी ड्रग्स एंजाइम को इंड्यूस करती है, माइक्रोजोमल एंजाइम को, उसकी हम बात करें तो वो है जीपीआरएस सेल फोन। उसको याद करने का तरीका मैंने क्लासरूम में बता रखा है। जीपीआरएस सेल फोन, ये सारी ड्रग्स है जो एंजाइम को इंड्यूस करती है। G4 ग्लाइसोफल्विन, P फॉर फेनिटोइन, R फॉर रिफाम्पिसिन, S फॉर स्मोकिंग, C फॉर कार्बामाजेपिन और P फॉर फेनिबार्बिटोन। ठीक है ना। तो ये सारी सारी एंजाइम को इंड्यूस करती है, माइक्रोजोमल एंजाइम का काम बढ़ाती है, उसको माइक्रोजोमल एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है। माइक्रोजोमल एंजाइम होता है ना जिसकी वजह से ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, उसकी एक्टिविटी को इंड्यूस करेगी, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगी। तो ये माइक्रोजोमल एंजाइम की जब एक्टिविटी बढ़ जाएगी, उसके पास ताकत आ जाएगी, तो वो क्या करेगा, दूसरी जो भी ड्रग है उनको फटाफट मेटाबोलाइज करेगा। अब जैसे कि इन ड्रग के साथ में अगर कोई दूसरी ड्रग लेते हैं तो पहले वो ड्रग 24 घंटे वर्क कर रही थी, जैसे कि वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव 24 आवर्स वर्क कर रहा था, ठीक है। फिर अपन दूसरी डोज ले लेते थे, फिर वो 24 घंटे वर्क करता था। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की थेरेपी थी वो मेंटेन चल रही थी। अब मान लो एंजाइम इंड्यूसर इनके साथ में दे दिया तो इनका मेटाबॉलिज्म क्या होगा, बहुत फास्ट फास्ट होगा। 24 घंटे की जगह मान लो ये 16 घंटे वर्क किया या 8 घंटे या 12 घंटे वर्क किया, ठीक है ना। तो अब जो बीच में गेप बचा 8 घंटे का या 12 घंटे का, क्योंकि हमें तो 24, हम तो डोज तो दे रहे हैं 24 घंटे के हिसाब से, डोज कैसे दे रहे हैं 24 आवर्स के हिसाब से दे रहे हैं। और बीच में गैप आ गया क्योंकि एक डोज के बाद में जब दूसरी डोज देते हैं तो वो पूरी 24 घंटे वर्क नहीं करके 16 घंटे 18 घंटे वर्क कर रही है।
तो बीच में कुछ लेट पीरियड आ गया, टाइम पीरियड आ गया, अगर मान लो उस समय कंसेप्शन हो गया तो क्या होगा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की थेरेपी फेल हो जाएगी। तो कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्यूर होगा कब, जब किसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ में अगर कोई एंजाइम इंड्यूसर दे दिया जाए। देखिए ग्लाइसोफिल्विन, फेनिटोइन, रिफाम्पिसिन, स्मोकिंग सेल, कार्बामाजिपिन, फिनोबार्बिटोल, इनमें से कुछ भी दे दिया जाए तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की थेरेपी फेल हो जाती है। तो रिफाम्पिसिन is an enzyme inducer which induce cytochrome enzyme. Due to this, metabolism of oral contraceptive occur fast, which leads to फेल्यूर ऑफ थेरेपी। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया रिफाम्पिसिन क्यों आंसर आया। रटना नहीं है, समझना है भैया। अगर आप समझ लिए फार्माकोलॉजी तो कहीं से भी आप पीछे नहीं होने वाले, ठीक है ना। और अगर आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ फार्माकोलॉजी समझना है तो आज ही अभी से फार्मा कंसेप्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पे हमारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, इंपॉर्टेंट ई नोट सब कुछ मिलेंगे वहां पे बराबर, ठीक है ना। और वो भी 40% डिस्काउंट ऑफर के साथ में। तो उसको आप जाके वहां से परचेज कर लीजिएगा। 6 महीने की कम से कम वैलिडिटी है और वहां पे आपको क्या है, सारी चीजें आप मन चाहे बार, जितनी चाहे उतने बार उन टेस्ट को देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। सुबह दिया, शाम को वापस दिया, यानी अनलिमिटेड टाइम आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी और भी बेहतर और भी साफ कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डोवर्स पाउडर इज द मिक्सचर ऑफ। आपको ये बताना है कि डोवर्स पाउडर इसमें से किसका मिक्सचर है। ऑप्शन है इपेकाक एंड ओपियम, ऑप्शन बी है सीना एंड सिंकोना, ऑप्शन सी है ओपियम एंड सिंकोना एंड ऑप्शन डी है नन। आपको बताना है कि डोवर्स पाउडर इनमें से किसका मिक्सचर है। चलिए इसका आंसर बताते हैं। अरे ठहरे, अच्छा एक क्वेश्चन ये आपके लिए रख रखा है, यानी इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि डोवर्स पाउडर किसका मिक्सचर होता है। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। साथ ही इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप लिख सकते हैं तो उसको भी लिख के जरूर बताना है, जिससे दूसरे बच्चों को भी पता चले कि कौन से स्टूडेंट ने सबसे बेहतर इसका आंसर दिया है। तो डोवर्स पाउडर इज द मिक्सचर ऑफ कौन सा है इनमें से, वो आप जरूर बताइएगा। आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फार्मा कंसेप्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे जाके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। वहां पे देखिए रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम बैच मात्र 1499 में, राजस्थान फार्मा असिस्टेंट एग्जाम बैच मात्र 1999 में, और इन सब पर 40% डिस्काउंट है रे भैया। इन सब पर 40% डिस्काउंट है, यानी मात्र ये 700, 800, 900 रुपए में मिलने वाले हैं, 1000 रुपए मैक्सिमम, ठीक है ना। जिसमें भी 6 महीने की वैलिडिटी, क्लासेस, रिकॉर्डेड, लाइव, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, फार्मा प्लस नॉन फार्मा सारा पोर्शन, और वो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ई नोट्स के साथ में, जिसे आप डाउनलोड करके घर पे बैठ के प्रिंट आउट करके आराम से पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि फार्मासिस्ट एग्जाम की किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे जरूर डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। अगर हमारे कुछ एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम के सेलेक्टर स्टूडेंट्स को आप देखना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये हम नहीं, हमारा रिजल्ट बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति फार्मा कंसेप्ट के साथ तैयारी करता है तो किस तरीके से वो आगे बढ़ सकता है। तो बिना कुछ वक्त गंवाए आप भी अभी फार्मा कंसेप्ट ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पे जाके बढ़िया से जो इसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसका बैच परचेज कर लीजिएगा और अपनी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।